शिक्षा भर्ती की शिक्षा मनोविज्ञान की पुराने पेपर की सीरीज हम लोग हल कर रहे हैं। प्रतिदिन की तरह आज की पुनः सीरीज है। इसमें प्रश्नों को समझेंगे और उनका उत्तर क्या है, वही उत्तर क्यों है, प्रश्न का मतलब क्या है। जहां ज़रूरत होगी वहां हम प्रश्न को चित्र और अन्य शब्दों की माध्यम से सरल करके समझेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में अर्थात बालक केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है। अब पहले तो हम मूल्यांकन को समझें। मूल्यांकन सब जगह होता है, प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन होता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो। अब मूल्यांकन जो है, कहाँ के मूल्यांकन की बात है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन की बात है। बच्चों को आधार बना के उत्तर देना है आपको। और मूल्यांकन में सबसे कम महत्वपूर्ण कारण पूछा है, तो क्या है सबसे कम महत्वपूर्ण कारण, देखते हैं। उन लक्ष्यों की और उनकी प्रगति की निगरानी करना, अर्थात जो लक्ष्य है उस क्लास का या पर्टिकुलर क्लास के बच्चे का, उसकी प्रगति की निगरानी करना कि वो कितनी प्रगति कर रहा है, कितने लक्ष्य पूरे कर पाया कि नहीं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण कारण है मूल्यांकन का। उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है मूल्यांकन का। साथ ही साथ किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण कि कब उनको संबोधित करना है, कब उनको क्या जरूरत है, इसका भी निर्धारण मूल्यांकन से ही होता है। और अंत में दिया है मुख्य सामग्री और ज्ञान और कौशल। चौथा दिया है मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। इन चार ऑप्शंस में से आपको एक चुनना है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। मेरी अपेक्षा से, तो आप अपना चूज कर लीजिए पहले, मेरी अपेक्षा से इसका उत्तर 4 होगा, क्योंकि मूल्यांकन बाल केंद्रित होकर के आंसर देना है। बालक की अपेक्षा से मुख्य सामग्री ज्ञान बालक को है या नहीं है, इट डजंट मैटर। और मूल्यांकन का मतलब कौशल विकास करना नहीं होता। मूल्यांकन का मतलब जो उसने सीखा है उसको किस गति से सीखा है और उसमें कितनी कमियां हैं। मूल्यांकन से किसी को हम सिखा नहीं सकते हैं कुछ, ये जानते हैं मूल्यांकन से कि बाद में इसको क्या जरूरत है, किस फील्ड में इसको निर्देशन या परामर्श देने की जरूरत है। मूल्यांकन से कहीं भी कौशल या ज्ञान नहीं होता, शिक्षक को जरूर पता चलता है। तो इसका उत्तर ये चौथा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति में अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। ध्यान रखिएगा, अभिवृत्ति, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है लोगों में, मानव में। तो मानव जाति की बात है, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। तो जो दुनिया में सभी मानव हैं उनमें वितरण सामान्य है क्या, अस्त व्यस्त है क्या, वितरण विषम है क्या, वितरण विविधतापूर्ण है क्या। तो अस्त व्यस्त तो नहीं है, सबका अपना अपना है। वितरण विषम भी नहीं है, जो जिसका जितना यूज कर ले। विविधतापूर्ण एक अपेक्षा से कह सकते हैं, पर यहां लिखा है मानव जाति विविधतापूर्ण। अगर नॉम चॉम्स की जैसे सर्वभाषा व्याकरण है या बहुत सारी चीजें आती हैं, तो विविधतापूर्ण भारतीय परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं अभिवृत्ति है, परंतु ये संसाधनों की अपेक्षा से है। मान लो कई जगह भोजन करते हैं तो चम्मच से करते हैं, कई जगह हाथ से करते हैं। कोई किसी भी घटना के प्रति अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, पर उनका सोचने का तरीका एक ही होता है। रिएक्शन थोड़ा अलग तरीके का हो सकता है सांस्कृतिक रूप से, परंतु जो सोच है वो सब लोग समान सोचते हैं। सभी लोग नैतिकता के अनुसार ही सोचते हैं, व्यवहार वैसे ही होता है। तो रिएक्ट करना बात अलग है, एप्टीट्यूड बात अलग है। तो एप्टीट्यूड जो है ना वो सामान्य रूप से है सभी का। हाँ, अगर मानव जाति के साथ साथ ऐसा लिखते जीव जाति, मतलब सभी जानवरों को भी सम्मिलित कर लेते, तो विविधतापूर्ण होता। ठीक है, जैसे एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो सभी मानव में सामान्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप और विचार को कहते हैं। मतलब अच्छे से समझेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। कोई वस्तु क्या है, ठीक है, और उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उस वस्तु के साथ व्यवहार कैसा करना है, अर्थात पुस्तक के साथ क्या करना है, पुस्तक का खाना बनाना है कि पुस्तक को पढ़ना है। तो कोई वस्तु क्या है और उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहते हैं। इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप, क्या आपके मन में देखा कि पुस्तक है और आप पढ़ने के लिए इच्छा व्यक्त करेंगे, ना कि उससे खेलने के लिए इच्छा व्यक्त करेंगे। बैट देखेंगे तो उसको पढ़ने की अपेक्षा उससे आप खेलने की इच्छा व्यक्त करेंगे। तो ये आपको कैसे मन में आया, ये जो मानसिकता आपकी बनी है, यही जो विचार बने हैं, ये आपके कहाँ से आए, और ये जो विचार हैं या वस्तु के प्रति आपकी सोच है, ये कहलाती क्या है। तो इसके प्रति इसकी चर्चा किसने की है ये तो हम बताएंगे ही, पर इसमें आप पहले ऑप्शंस देखें। निर्माण, नेटवर्क, स्कीमा और संरचना।
संरचना, स्कीमा, नेटवर्क और निर्माण, इन 4 में से आपको एक आंसर चुनना है। इसका आंसर रहेगा, जीन पियाजे ने इसी पर चर्चा की है कि व्यक्ति कौन सी वस्तु को किस तरीके से रिएक्ट करेगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, और उस किस वस्तु के प्रति कैसा व्यवहार करना, ये सारे मानसिक प्रतिरूप और विचार स्कीमा कहलाते हैं, माइंड से रिलेटेड होते हैं। ये सिगमंड जो जीन पियाजे हैं उनकी संज्ञानात्मक विकास में इसकी बहुत अच्छी चर्चा है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 15 बच्चों की कक्षा में, 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। एक कक्षा है जिसमें 15 बच्चे हैं और 15 के 15 बच्चे अलग हैं, बिल्कुल विविधता वाले हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण जो है, अब कक्षा है 15 बच्चों की और अलग अलग बच्चे हैं, और आपको ये मान के चलना है कि बाल केंद्रित शिक्षा है ना। तो अब क्या करेंगे आप एक शिक्षक के रूप में, तो एक शिक्षण प्रणाली के साथ साथ एक पाठ योजना विकसित करेंगे। एक शिक्षण प्रणाली रहेगी। अब देखना है यहाँ कितना घुमाया गया है, 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले, 15 अलग अलग सीखने की शैली वाले बच्चे हैं और एक शिक्षण प्रणाली रहेगी, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करना, उसकी जरूरत क्यों है। इसके अलावा दिया है कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ योजना विकसित करना। एक पाठ योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। अब देखो, तीसरा और चौथा का मतलब एक ही है। इनका कहना है कक्षा की क्षमता और मध्य के मध्य को, जो भी कक्षा है उसका एवरेज निकालो, मध्य को मिडिल में सोच बना करके, है ना, और सबके साथ समन्वय का कोशिश। और वही इसका मतलब है कि एक पाठ योजना विकसित करती है और सभी के लिए उपयुक्त है। ऐसी पाठ योजना विकसित करो जो सभी के लिए उपयुक्त हो। ये भी बात हो सकती है, पर एक के लिए विकसित करेंगे तो दूसरे के लिए ठीक नहीं रहेगी वो। इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा की अब अपेक्षा से आपको उत्तर देना है, तो बाल केंद्रित शिक्षा की अपेक्षा से इसका उत्तर रहेगा, मैं थोड़ा इसको कम कर लेता हूं। बाल केंद्रित शिक्षा की अपेक्षा उत्तर रहेगा ये, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसको जरूरतें क्या हैं। आपने अगर किसी एक बच्चे के आधार पर बनाया, गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को मिक्सचर करके एवरेज के अनुसार आपने अपनी पाठ योजना बनाई, है ना, तो भी वो निश्चित गलत हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक बच्चे को देखना है। एक्चुअल में वास्तव में ये संभव नहीं होता है, पर नियम तो यही है कि प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रख के टीचर को पढ़ाना है। प्रत्येक बच्चों को ध्यान में रखकर पाठ योजना विकसित करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। संभव नहीं लगता, पर संभव यही है। प्रगतिशील शिक्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षा। इसके बारे में आपने सुना होगा, प्रगतिशील शिक्षा में डेमोक्रेसी की बहुत महत्वता है, लोकतंत्र आदि। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार हैं, इनसे संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। तो आपको उत्तर चुनना है। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, फ्रेडरिक फुर्बेल, जॉन ड्यू, जीन पियाजे, ग्राहम गिब्स। आप अपना उत्तर सोच लीजिए। उत्तर है इसका जॉन ड्यू। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, डेमोक्रेसी इन स्कूल, ऐसे ही कुछ बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। दर्शन शास्त्र से पढ़ाई करने के बाद शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। प्रकृति की शिक्षा, स्वाभाविक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा की ये जनक भी माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नेचुरल एजुकेशन पे विश्वास करते थे जॉन ड्यू। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्या दिया है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है जो व्यक्ति की क्षमताएं हैं, चाहे वो मानसिक क्षमताएं हों और संवेगात्मक या फिर शारीरिक कुछ भी। तो क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है, स्कीमा, समायोजन, अहम केंद्र भाव, आत्मसातकरण। ये चारों के चारों शब्द जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए शब्द हैं। इनको बहुत अच्छे से दिमाग में आपको सेट करना पड़ेगा। अब मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो ऐड कर रहा हूं, आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत सरल तरीके से आप जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा समझेंगी और ये 3 शब्द तो उसमें आ जाते हैं, समायोजन, अहम केंद्र भाव और आत्मसातकरण। ये तीनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, लगभग संबंधित हैं। जबकि स्कीमा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, किसी वस्तु के प्रति कैसा व्यवहार करना है, मानसिक प्रतिरूप, क्षमताओं और योग्यताओं से संबंधित ही है स्कीमा। तो इसका उत्तर क्या होगा, स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अन्वेषण। अगर आपको लगता है कि हमें अभी समझ में नहीं है, एक बार आप रिवर्स करके भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण, ठीक है, खोज, डिस्कवरी।
अधिगम में, अन्वेषण अधिगम में ऐसा पढ़ेंगे। अन्वेषण अधिगम में शिक्षक अधिगम के खालिस्तान की भूमिका निभाते हैं। अन्वेषण अधिगम चल रहा है, खोज, बच्चे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय शिक्षक अधिगम के खालिस्तान की भूमिका निभाते हैं। शिक्षक की क्या भूमिका होती है, क्या रोल प्ले करते हैं शिक्षक? एक सलाहकार के रूप में, समन्वयक के रूप में, प्रबंधक के रूप में या प्रेरक के रूप में? तो सलाहकार के रूप में हो सकता है, जब हम लोग कैंप में जाते थे तो ऐसा होता था। फैसिलिटर, अब देखना यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश बिल्कुल अजीबोगरीब करी है। यहाँ पर फैसिलिटर का मतलब सुविधा देने वाला, और यहाँ समन्वयक मतलब समन्वय स्थापित करना। दोनों चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं, प्रबंधक, मैनेजिंग, प्रेरक। 4 ऑप्शंस देखो, लग रहा है 4 ऑप्शन सही हैं, पर यहां पर आप अपने हिसाब से सोचिए कौन सा उत्तर होगा। मैं बताता हूं, अन्वेषण अधिगम में खोज बच्चे कर रहे हैं तो वहां पर शिक्षक की भूमिका रहती है। अगर आप समन्वयक शब्द को देखेंगे तो आपको उत्तर बिल्कुल गलत लगेगा। आप फैसिलिटर में जाइएगा। शिक्षक का काम ही यही है कि वो बच्चों को सुविधा उत्पन्न करवाए जिससे बच्चा अपने खुद का दिमाग बढ़ाए। काउंसलर तो बात का रोल है, प्रबंधक वस्तुओं को प्रबंधन करना है, प्रेरक प्रेरणा देना है, जो कि कोई भी हो सकता है। शिक्षक का काम है सुविधाएं उत्पन्न करना जिससे वो बेटर सीख सकें आज की शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में। तो इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये ध्यान रखने वाली बात है, विशेष शिक्षा से संबंधित है। विशेष शिक्षा आप जानते ही हैं, स्पेशल एजुकेशन किससे संबंधित? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम। विशेष शिक्षा से संबंधित है तो आप लगेगा सर प्रतिभाशाली बालक विशेष बच्चे कहलाते हैं इसलिए पहला ऑप्शन सही हो सकता है। ऐसा नहीं है, ऑप्शंस को पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमको। क्या दे रहे हैं? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण। यहां तक तो बात ठीक है, पर यहां पर इन्होंने शिक्षण नहीं लिखा है, लर्निंग नहीं लिखा है। क्या लिखा है? प्रशिक्षण, ट्रेनिंग लिख दिया है। ये देखिए इंग्लिश में ट्रेनिंग लिखा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यहाँ ट्रेनिंग वाली बात नहीं है। विशेष शिक्षा ट्रेनिंग से अलग मैटर है। शिक्षकों को लिए प्रशिक्षण नहीं, विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है और बच्चों की लर्निंग से संबंधित है, इसलिए ये भी नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग आ गई यहाँ पर। यहाँ शिक्षक की बात आ गई इसलिए भी नहीं। यहाँ प्रतिभाशाली लोगों की बात आ गई, यहाँ विशेष शिक्षा बच्चों की बात है। विकलांगों के लिए शिक्षण, एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड, यहाँ पर विकलांगों के बाद किसी भी प्रकार का बच्चा या व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, तो यही आंसर होगा। नॉर्मली आप लोगों ने भी यही सोचा होगा, या तो पहला सोचा होगा या चौथा। तो विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। अब यहाँ पर लिखा है शैक्षिक मतलब एजुकेशनल, और यहाँ पर क्या लिख दिया था? प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। इसलिए ये ना होकर के यही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि नाम भी पूछा है स्पेशल एजुकेशन विकलांगों के लिए। यहाँ पर वंचित समूह के बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे सब आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बुद्धिमत्ता, खालिस्तान बुद्धिमत्ता। खालिस्तान बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है। पहले तो इसको समझें, विकास मतलब सारे पहलू, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और नैतिक, सामाजिक। खालिस्तान बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी। कौन सी बुद्धिमत्ता है जो तीव्रतर विकास की तीव्रता से जुड़ी हुई है? विकास भी तीव्र मंद अलग अलग अपेक्षाओं से होता है, तो कोई बुद्धि नहीं, इसका मतलब ये होगा बुद्धिमत्ता का कोई संबंध नहीं विकास से। मध्यम बुद्धि या उच्च बुद्धि या फिर मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि या मध्यम बुद्धि या कोई बुद्धि या उच्च बुद्धि, क्या आंसर होगा? चूंकि नाम ही बात कर रहे हैं तीव्रतर विकास, तो हायर बुद्धि हो जाएगा। हायर या उच्च, और हाई तो सर्वोच्च, पर यहां पर तीव्रतर की बात है इसलिए यहां पर उत्तर होगा हायर, ठीक है। हायर, फास्टर सुपरलेटिव, हायर भी सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज में आ गया, 3 सुपरलेटिव नहीं है, वो हाईएस्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अधिगम के सिद्धांत जो हैं, अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हैं, शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे सरल से कठिन की ओर, तीव्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो अधिगम के भी बहुत सारे सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग और संज्ञानात्मक, ये तो विकास का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया, प्रयत्न एवं उसका, और भी कई सिद्धांत है। तो अधिगम के सिद्धांत हैं। एक बात याद रखना, अधिगम के सिद्धांत अलग है और विकास के सिद्धांत अलग है। संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वो विकास का है, नैतिक वो विकास का है। अधिगम के सिद्धांत की बात हो रही है, अधिगम का सिद्धांत माता पिता की भूमिका को
उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? उत्तर दिख गया, सॉरी, एक बार देखेंगे। अधिगम के सिद्धांत जो है माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? बच्चे का जो विकास होना है तो उसमें माता पिता की भूमिका को किस तरीके से मानते हैं? कौन? मनोवैज्ञानिक। तो प्रशिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में, भागीदार के रूप में, समर्थक के रूप में। नीचे से देखते हैं, समर्थक के रूप में होगा क्या आंसर? माता पिता की भूमिका समर्थक के रूप में है क्या? बिल्कुल नहीं। समर्थक एक अलग मैटर हो जाता है कि भाई हम आपके समर्थक है, तो माता पिता समर्थक के रूप में अधिगम कराएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ सीख रहे हैं, सपोर्ट करना बात अलग है, पर हमेशा अधिगम में समर्थक ऐसा नहीं है। पार्टनर के रूप में क्या माता पिता जो बच्चे सीख रहे हैं वही सीखते हैं, पार्टनर होते हैं क्या? दो भाई एक साथ सीख रहे हैं तो पार्टनर हो सकते हैं, पर सीखना पार्टनरशिप में नहीं होता है, एक इंडिविजुअल होता है सीखना, इसलिए ये भी बिल्कुल नहीं रहेगा। शिक्षक के रूप में वो भूमिका निभाते हैं, पार्टनर के रूप में तो बिल्कुल नहीं। शिक्षक के रूप में शिक्षक ही होता है, ये थोड़ा बहुत शिक्षक के रूप में कह सकते हैं, पर प्रशिक्षक के रूप में ये एक्चुअल में एक मान्यता है, एक मनोवैज्ञानिक ग्रुप है, उनका ये पर्टिकुलर मानना है कि जो माता पिता होते हैं अधिगम में वो प्रशिक्षक के रूप में होते हैं। शिक्षक तो शिक्षक के रूप में होता है, पर माता पिता ट्रेनर के रूप में होते हैं। तो इसका पहला उत्तर सही है, याद रखना है ये आपको। एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग, एक समूह है उसके समाजमिति विश्लेषण करना है, ठीक है ना, का उपयोग व्यक्तित्व को खालिस्तान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। पहले तो हम समझे एक समूह है और उसका समाजमिति विश्लेषण करना है। अभी समाजमिति विश्लेषण क्या है? एक्चुअल में जो लोग होते हैं उनके संबंधों को, उनकी रिलेशंस का, दूसरे के साथ वो किस तरीके से रिलेट करते हैं और उनके क्या संबंध है, इन सब का विश्लेषण करने के लिए व्यक्तित्व को खालिस्तान की विधियों के रूप में मापने के लिए किया गया। एक्चुअल में हिंदी थोड़ी अजीब कर दी है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। सोशियोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ अ ग्रुप इज यूज्ड इन मेजरिंग पर्सनालिटी एज एन, मतलब पर्सनालिटी को मेजर करना है तो उसकी कई विधियां हैं। प्रोजेक्टिव मेथड है या फिर ऑब्जेक्टिव मेथड है, सब्जेक्टिव मेथड है। तो ये पूछना ये चाह रहे हैं कि अलग अलग विधियों में से समाजमिति जो विधि विश्लेषण करना है समाजमिति का, तो उन विधियों में आप कौन सी विधि बेटर रहेगी, ये इसका क्वेश्चन का मतलब है। मतलब व्यक्तित्व के मेजर, मतलब व्यक्तित्व मापन की कई विधियां हैं और उन विधियों से अलग अलग चीजें मापी जाती हैं, पर आपको समाजमिति का विश्लेषण करना है तो आप समाज में व्यक्ति आ जाते हैं, इसलिए समाजमिति विश्लेषण में भी व्यक्तित्व का मापन होगा। तो कौन सी विधि से बेटर मापन होगा? प्रेक्षण से, केवल देखने से, वस्तुनिष्ठ से, सब्जेक्टिव से या प्रक्षेपी से? तो ये याद करना है आपको। जब भी आप कभी इस सोशियोमेट्री में जाएंगे, मैट्रिक में जाएंगे, तो आपको मिलेगा भी, आप अपना उत्तर सोच लीजिए। ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ या प्रक्षेपी। तो यहां पर उत्तर होगा वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, याद करना है। ओके, विलियमसन के अनुसार, अब ये भी क्वेश्चन कोई दिमाग वाला नहीं है, आपको याद है तो ठीक, नहीं तो ठीक। विलियमसन एक मनोवैज्ञानिक को, इनके अनुसार कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है? निर्देशन परामर्श का लाभ क्या है? चार ऑप्शंस देखते हैं। भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है, बौद्धिक स्तर पर जोर दिया जाता है। कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता है। एक मिनट, कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता है, इसलिए तो करते हैं कुशल हो आप, इसलिए ये तो विलियमसन सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मार्गदर्शन किस लिए होता है? कुशलता के लिए होता है, आश्वस्त करने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए होता है। तो ये आंसर नहीं होगा। परामर्श का लाभ है, ये विलियमसन सोचते हैं। क्या लाभ है? तो दूसरा तो हट गया। परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना कह सकते हैं। अभी एक नॉर्मल सोच की बात हो रही, फिर हम विलियमसन पर भी आपको चर्चा करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रहे हैं? पहल को दबाना, तो ये भी बिल्कुल 100% नेगेटिव, दो भी बिल्कुल नेगेटिव में गया। अब परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना, निर्भर बनाना मतलब सेल्फ डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, निर्भर बनाना किसी पे, तो ये भी बिल्कुल नहीं सोचेंगे भाई आप सेल्फ डिपेंड बनना कोई सिखाएगा, है ना कि डिपेंड होना किसी पर सिखाएगा। निर्भर करना, बनाना नहीं सिखाएगा, आत्मनिर्भर बनाना सिखाएगा, उसकी पहल को दबाना भी नहीं सिखाएगा। और क्या दिखाया? कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने
का मार्गदर्शन नहीं करता, भाई इसी के लिए मार्गदर्शन होता है। तो ये 3 तो हट गए, बचे भावनात्मक पहलू की बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। किसमें? निर्देशन और परामर्श में। बाकी अब ये एक्चुअल में बताऊं मैं तो विलियमसन के अनुसार, विलियमसन की क्या सोच है मुझे भी नहीं पता थी, विलियमसन ने क्या सोचा है, पर हमने 4 ऑप्शंस पढ़े, 4 ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस नेगेटिव हैं। कोई भी मार्गदर्शन पहल को दबाने के लिए नहीं दिया जाएगा, कोई भी मार्गदर्शन निर्भर बनाने के लिए, किसी पर भी निर्भर हो इसके लिए नहीं दिया जाएगा। अगर यहाँ आत्मनिर्भर होता या इंडिपेंडेंट होता तो ये उत्तर सही होता। कोई भी निर्देशन या परामर्श इसलिए नहीं होता, कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता, जबकि कुशल बनाने के लिए ही मार्गदर्शन होता है। यहां नहीं आ गया इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। यहां से यदि नहीं हटा दें तो ये आंसर बन सकता है। अब 3 नेगेटिव है इसलिए यही आंसर कहलाया पहला। ओके, देखते हैं। भावनात्मक पहलू को बौद्धिक स्तर पर जोर दिया जाता है, किसमें? निर्देशन और परामर्श में। ऑर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए डिजाइन किया जाता है। पहले तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे आज कि यह क्वेश्चन मनोविज्ञान का जो 30 नंबर का सिलेबस है उसमें से किस सिलेबस से बना है। ऑर्थोटिक उपकरण, डिवाइसेज या इंस्ट्रूमेंट्स, 3 टॉपिक हैं मुख्य रूप से, तो उनमें किस से लिया गया है पहले ये बताना है। अब चलते हैं ऑर्थोटिक उपकरण क्या है। पहली बात, एक मिस्टेक, ऑर्थोटिक इंग्लिश का शब्द है, हिंदी मीडियम वालों पे कठिन रहता है, इसको हिंदी में शब्द देना चाहिए था तो बन जाता, पर नहीं दिया। ये हिंदी मीडियम वालों का दुर्भाग्य था। अब समझते हैं ऑर्थोटिक उपकरण को मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए किसके लिए डिजाइन किया जाता है? कोई किसी के लिए नहीं, शरीर के अंगों का समर्थन देने के लिए। शरीर के अंगों का समर्थन, सपोर्ट अ बॉडी पार्ट। अब सपोर्ट की हिंदी इन्होंने समर्थन किया है, जबकि सपोर्ट की हिंदी समर्थन होगी, पर रूढ़िवादिता में यह है सपोर्ट से, अंगों का सपोर्ट यदि कोई करता है तो वहां पर फिर सहयोग आएगा, व्यक्तियों का समर्थन होता है ना। आप मेरा समर्थन करेंगे और मेरा सहयोग भी देंगे, पर जैसे मेरे पैर टूट गया है, शरीर के अंगों के समर्थन की बात करें और मैंने बैसाखी का उपयोग कर रहा हूं, तो बैसाखी मुझे समर्थन दे रही है या मुझे सहयोग कर रही है? तो इंग्लिश में तो सही है कि बैसाखी मुझे सपोर्ट कर रही है, पर हिंदी में इसका सहयोग देना कहलाएगा, सहायता करना कहलाएगा, पर उन्होंने इसका समर्थन देना ही हिंदी कर दी है। एक शब्द के कई अर्थ भी हो जाते हैं। फिर भी तो ऑर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए डिजाइन किया जाता है। इनमें से कोई नहीं, शरीर के अंगों का समर्थन देने के लिए, शरीर के हिस्से की मरम्मत करने के लिए, ना होने वाले अंगों की जगह लगाने। अब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल हटा दीजिए, शरीर के अंगों का समर्थन देने ये है, और शरीर के हिस्से की मरम्मत करने के लिए बिल्कुल नहीं, ये मरम्मत नहीं करता है। ना होने वाले अंगों की जगह लगाना, ऐसा भी हो जाता है। पहले तो मैं आपको चित्र में दिखा दूं ऑर्थोटिक उपकरण क्या कहलाते हैं, आप खुद ही उत्तर समझ जाएंगे। फिर ये ऑर्थोटिक उपकरण है, कहीं टूट फूट है अंग में, कहीं कोई काम नहीं कर रहा है तो ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ना होने वाले अंगों की जगह कई बार इनको लगा दिया जाता है ऑर्थोटिक उपकरण को, जैसे पैर ही अलग हो गया तो उस पैर की जगह दूसरा लगा दिया, पर मुख्य रूप से शरीर के अंगों का समर्थन ही कर रहा है। ना होने वाले अंगों की जगह लगाने, पैर तो है, उसका एक पंजा नहीं है, तो ये पंजा नहीं होते एक्चुअल में, एक ही लोहे या स्टील का एक मटेरियल ही होता है जो कि शरीर को सपोर्ट करता है। तो इसका 2 आंसर रहेगा, एक अपेक्षा से ये भी आंसर कह देते हैं, परंतु यहां इंग्लिश में देखो ये लिख रहे हैं रिप्लेस ऑफ अ मिसिंग बॉडी पार्ट। एक बॉडी पार्ट जब मिस हो गया तो दूसरा जो हिस्सा लगाते हैं ना, वो बॉडी पार्ट नहीं होता है, वो तो डुप्लीकेट होता है, वो एक सपोर्टर ही होता है, ना कि बॉडी पार्ट होता है। इसलिए इसका उत्तर 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन। थोड़ा भारी भारी शब्द से लग रहे हैं। छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन, छात्रों ने जो अधिगम किया, ठीक है ना, तो अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन करना है, असेसमेंट करना है। किसका असेसमेंट करना है? परिणाम का आकलन खालिस्तान मूल्यांकन के रूप में किया जाता है। तो छात्रों के अधिगम के परिणाम के, थोड़ा फिर से समझ लेंगे इसको, अधिगम के परिणाम जो हैं, मतलब जो सीख लिया और जो उसका परिणाम रहा, परिणाम का आकलन करना है, ठीक है ना।
तो ये जो आकलन है इस तरीके का कि अधिगम के परिणाम का आकलन करना है कि अधिगम जो उन्होंने किया और उसका जो रिजल्ट रहा, रिजल्ट का आप आकलन करेंगे। चिंतन होता है कि भाई रिजल्ट ऐसा कितना आया, ऐसा कैसे आया, इससे इतना बना, क्या नहीं बना। तो ये आकलन जो है खालिस्तान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। इसे कौन सा मूल्यांकन कहते हैं? तो नैदानिक मूल्यांकन, बेंचमार्क मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन या निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, ये चार वैसे मूल्यांकन के मुख्य रूप से आप देखेंगे तो 3 भेद होते हैं फॉर्मेटिव आदि। अभी उसकी चर्चा लंबी हो जाएगी, मैं एक आध वीडियो और बनाऊंगा। पर यहाँ फॉर्मेटिव जो दिया है ना, इसके अंतर्गत ही एक आ जाता है कई बार प्रोग्नोस्टिक निदान मूल्यांकन कहलाता है। वैसे ये शब्द बनेगा ही नहीं, प्रोग्नोस्टिक और उसका फिर उन्होंने निदान दिया, या तो निदानात्मक होगा, है ना, हिंदी मिस्टेक कर दिया है। वैसे इसका आंसर याद करने वाला है, जब डिटेल में पढ़ेंगे। आजकल एक नई चीज आ गई है, तो निदानात्मक मूल्यांकन कहलाएगा कि उसकी कमियों को जानना। प्रोग्नोस्टिक निदान, इसकी हिंदी इन्होंने गलत कर दी है। नैदानिक भी थोड़ा कह सकते हैं, पर ये प्रसिद्ध प्रोग्नोस्टिक के रूप में है, इसलिए इसका उत्तर होगा 4। हाँ, ये क्वेश्चन सरल लग रहा है, नाम से ही दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? पहले तो अब इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा अनुकूलन? अब अनुकूलन मतलब एक तरह से व्यवहार ही है, तो 4 ऑप्शंस में से देखना है, 4 ऑप्शंस अनुकूलन के हैं होंगे। तो कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। आपने कोहल वर्ग का नाम सुना, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। उसमें उन्होंने 3 चरण बताए हैं, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो इन 3 चरण में 2-2 चीजें फिर करी हैं। जैसे पूर्व पारंपरिक में 2 ले लिए, दंड एवं आज्ञा, और एक और कोई लिया है, और हर उसमें टोटल 6 हो गए। 3 चरण हो गए, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। 3 में 2-2 हो गए, तो टोटल नैतिक विकास की 6 तरीके से बताया है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता का चरण है, जो 6 में मतलब 3 है मुख्य, 3 के फिर 2-2 कर दिए उन्होंने। 2 में अब इन्होंने ये पूछा है कि पहले जो पूर्व पारंपरिक है, दूसरा पारंपरिक है और तीसरा है उत्तर पारंपरिक, और तीनों के 2-2 भेद हो जाते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 6। ये स्पष्ट बात हो गई। अब 6 में से इन्होंने पूछा है कि पारंपरिक अर्थात जो बीच वाला है, 3 में बीच वाला जो है उसके भी 2 हैं। तो जो पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंदर कौन सा आता है? तो इन 2 में से एक कोई नाम इन्होंने 4 ऑप्शंस में दिया है, वो चुनना है। तो अब चुनने के लिए चलते हैं आगे, चारों को दिखा दें हम एक बार आपको, ये देख लीजिए। हाँ, दंड एवं आज्ञा के प्रति। तो दंड एवं आज्ञा नैतिक विकास के जिन्होंने ये पढ़ा है उनके लिए मेरी पूरी बात स्पष्ट समझ में आ रही होगी। दंड एवं आज्ञा के प्रति जो ये बात है, ये नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक चरण के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरा कहा सामाजिक सहानुभूति और विवेक। तीसरा कहा सार्वभौमिक नैतिकता, नैतिक मूल्यों की नैतिकता, और सहायक उद्देश्य और विनिमय। अब मैं पूरा डिटेल में शायद इसका मैंने वीडियो बनाया है, शायद अगर नहीं बनाया होगा तो बना के आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर ये समझ लें, ये पहले पूर्व पारंपरिक के अंतर्गत आएगा। सामाजिक सहानुभूति और विवेक ये आता है पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। सहानुभूति, कौन सी सहानुभूति? सामाजिक सहानुभूति और विवेक किसके अंतर्गत आता है? पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत। और जो सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता ये आती है उत्तर पारंपरिक, पोस्ट यहां दिया हुआ कन्वेंशनल, पोस्ट उसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना। और ये आता है पूर्व सार्वभौमिक, पोस्ट के अंतर्गत। तो ये नॉर्मल पारंपरिक के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका उत्तर होगा 2। सरल क्वेश्चन था, मैंने थोड़ी ज्यादा व्याख्या कर दी, जिन्हें पता होगा वो बोर हो गए होंगे। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शंस में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? मतलब चारों बाह्य प्रेरणा में से हैं, एक बस है जो बाह्य प्रेरणा नहीं है। वेतन मिलती है, बाह्य प्रेरणा है। कोई प्रशंसा कर दे दूसरा व्यक्ति, बाह्य प्रेरणा है। जुनून,
बताइएगा बाह्य प्रेरणा है कि नहीं। पदोन्नति बाह्य प्रेरणा है कि नहीं, बताइएगा। आप अपना उत्तर सोच लीजिए, बड़ा सरल प्रश्न है सीरीज का। इसका उत्तर होगा जुनून, पैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं। जब शिक्षक, इसको थोड़ा सा ध्यान से देंगे, जब शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में, ठीक है, विद्यालय में ही व्यस्त हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त हैं। अब वो कहीं और व्यस्त नहीं है, कहां पर हैं व्यस्त? विद्यालय में ही, विद्यालय के काम में, विद्यालय की शिक्षा में व्यस्त हैं। तो निम्न में से क्या सत्य है? सत्य बात क्या है? ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, व्यावसायिक विकास वाली बात ही नहीं, वो विद्यालय के काम में ही व्यस्त हैं। शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं, ये भी बिल्कुल हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। यहां बात हो रही है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के परामर्श में व्यक्त हैं, और वो ये कार्य कहां का है? विद्यालयी शिक्षा का कार्य है। तो इनको अलग से कोई पदोन्नति मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसका काम है वो कर रहा है, इसके आधार पर नहीं। शिक्षक व्यावसायिक विकास स्पष्ट है, ये भी नहीं है। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे, ये इसका उत्तर होगा। या फिर शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त हो रहा है, छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त हो रहा है। यहां पर छात्रों लिख दिया, ठीक है, यहां पर इन्होंने सभी छात्र शामिल कर लिए। ये 3 और 4 में से आपको उत्तर चुनना है, पहले और दूसरे तो कट गए। तो छात्रों को मतलब सभी छात्रों को मार्गदर्शन मिल रहा है ऐसा नहीं, ये खुद ही कह रहे हैं कि विशेष आवश्यकता वाले, देखेंगे आप क्वेश्चन में, देखो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त हैं। और यहाँ पर सारे बच्चे आ गए, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? शिक्षक के मार्गदर्शन में, छात्र की प्रक्रिया में, छात्रवृत्ति की प्रक्रिया में सुरक्षित अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। उनको ये विश्वास होगा छात्रों को कि हमारा शिक्षक अच्छा है, और वो सुरक्षित और स्वयं को व्यस्त महसूस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है, संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत प्यारा लगता है मुझे। ये जीन प्याजे से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कौन सा सिद्धांत है जो संदर्भ करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता? सरल है, इसको पता हो बता देगा। तो कौन सा सिद्धांत है वो? संरक्षण का सिद्धांत, कोई वस्तु को तोड़ फोड़ दो, जीन प्याजे से ही संबंधित संरक्षण भी पर वो रहती है। वस्तु स्थायित्व, जीन प्याजे से संबंध। मन का सिद्धांत, ये थोड़ा सिगमंड फ्राइड की ओर चला गया। और जीववाद, ये भी बाल्यावस्था से संबंधित है, अजीब को भी जीव मानना। पर इन्होंने पूछा है वस्तुएं मौजूद रहती हैं। अब चूंकि आप वस्तु देख करके तुक्का मार देंगे वस्तु स्थायित्व, इसकी एक लंबी व्याख्या है जो मैंने कुछ सीरीज में वीडियो से भी दिखाई है, तो आप सारी सीरीज लगाइएगा, जिससे आपको उत्तर पता चलेगा कि जैसे इसका उत्तर 2 है, वैसे ही आप और भी चीज़ें इन सीरीज से समझेंगे। मेरे एक और निवेदन है इस क्वेश्चन के दौरान कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। और सबसे अच्छा काम जो है, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी कम से कम 10-12 लोग को पर्सनली इसको फॉरवर्ड करें कि आप भी इस पेपर को लगाएं, कितने नंबर बने। इसके लिए मैं अभी से थैंक यू बोलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि नाम प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने, ये किस तरीके से हिंदी की है, बड़ी अजीब ऐसी हिंदी होगी। थॉर्नडाइक के प्रयत्न त्रुटि अधिगम के सिद्धांत ने खालिस्तान के महत्व पर जोर दिया है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसने किस पर जोर दिया है? प्रेरणा पर, पुरस्कार पर, प्रशंसा पर, दंड पर। इसके लिए आपको थॉर्नडाइक का वो प्रयोग देखना पड़ेगा कि बिल्ली जो है वो उसमें बंद है और वह किस आधार पर अपनी प्रतिक्रिया करती है। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया याद है ना? तो वो जो बिल्ली है न दंड के आधार पर प्रतिक्रिया कर रही है, न ही प्रशंसा के आधार पर, और ना ही पुरस्कार के आधार पर। ये तीनों तो एक ही चीज हैं।
पुरस्कार या प्रशंसा या दंड, भले ही अलग अलग मैटर हैं पर संबंधित एक ही चीज। व्यवहारवादी इसको मुख्यता देते हैं बिल्कुल, परंतु यहां पर थॉर्नडाइक इस चीज के लिए कि जो महत्व देता है अपने सिद्धांत में, वो प्रेरणा को महत्व देते हैं। थॉर्नडाइक अंदर से है तो ठीक है, नहीं तो नहीं सीखेगा, तत्पर है तो सीखेगा। इसको हम तत्परता से जोड़ सकते हैं थोड़ा, तो इसका उत्तर एक होगा, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, दंड और प्रोत्साहन के घटक हैं। दंड और प्रोत्साहन खालिस्तान के घटक हैं। अब भी मैंने इसका आंसर बोला था, बिल्कुल लग देखोगे वही क्वेश्चन आ भी गया। दंड और प्रोत्साहन के घटक हैं, क्या हैं? व्यवहारवाद के सिद्धांत, दंड और प्रोत्साहन खालिस्तान के घटक हैं। किसके घटक हैं? व्यवहारवाद सिद्धांत के, डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि के, मानवतावाद सिद्धांत के, संयोजकता सिद्धांत के। ये संयोजकता सिद्धांत किसका है पहले तो यही बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। कनेक्टिविज्म थ्योरी किसकी है? मानवतावाद सिद्धांत किसका है? ये दोनों बताइएगा, कम से कम 4 तो बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन दंड और प्रोत्साहन के खालिस्तान के घटक हैं, तो उसका उत्तर आपको पता है तो आप बताइएगा, बाकी इसका उत्तर रहेगा व्यवहारवाद के घटक ही हैं, स्किनर, वाटसन आदि। बाल केंद्रित शिक्षा का उपयोग करता है। बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। हाँ भाई, बाल केंद्रित शिक्षा किसका उपयोग करता है? विविध प्रदर्शन, वर्ष अंत का मूल्यांकन, रैखिक प्रदर्शन, अनुशासनात्मक बल। अब बाल केंद्रित शिक्षा है तो रिजल्ट भी, उत्तर भी वैसे ही होगा। अनुशासन बिल्कुल नहीं होगा। बाल केंद्रित शिक्षा, अनुशासन की बात होती है पर बाल केंद्रित शिक्षा की अपेक्षा से आंसर देना, अनुशासन को एक तरफ रखो। रैखिक प्रदर्शन अपने हिसाब से सब चलता है, ये भी नहीं। वर्ष अंत का मूल्यांकन शिक्षा की बात है, बाल केंद्रित ये भी नहीं। चूंकि मैं ये 4 ऑप्शंस देख के ये भी नहीं कह रहा हूं, सबकी मुख्यता अपनी जगह है, पर 4 ऑप्शंस को देखेंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा है, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं तो वो विविध प्रदर्शन ही करेंगे, इसलिए इसको डाइवर्जेंट इन एक्सपोजर कहेंगे। पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आता भी रहता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ओसीडी, ओसीडी का अर्थ क्या है? ओसीडी ऑब्सेसिव कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अपोजिशनल कंपल्सिव डिसीज या फिर अपोजिशनल कॉग्निटिव डिसऑर्डर। वैसे ये इसका उत्तर आप सोचिएगा, वैसे इसका उत्तर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और इसका मीनिंग क्या होता है? ये डिसऑर्डर है एक टाइप का, है ना। किस तरीके का डिसऑर्डर है? तो ये मानसिक डिसऑर्डर है, एक मानसिक रोग है जिसमें आप कोई चीज सोच रहे हैं वही सोचते रह गए, गुम हो जाना अधिक, या फिर किसी चीज के बारे में नहीं सोच पाना, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है। ये मानसिक रोग है और मानसिकता से संबंधित है। ठीक है, उत्तर भी आपने देख लिया। समान लिंग मित्रता, इसका मतलब समझ रहे हैं? मित्रता तो करनी, पर किससे? समान लिंग वाले से। लड़का लड़के से और लड़की लड़की से ही मित्रता करे। खालिस्तान के दौरान प्रबलित होती है, किसके दौरान प्रबलित होती है ये चीज? तो आप देखेंगे प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य किशोरावस्था, मध्य बचपन। इसका उत्तर क्या होगा आप बताइएगा। वैसे इसका उत्तर नॉर्मली जो हम लोग से पूछा जाता है, अपन बताते हैं, तो वो क्या होता है? बाल्यावस्था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बाल्यावस्था पर्टिकुलर कहीं नहीं लिखा है। हाँ, चाइल्डहुड अर्थात बचपन, ये बाल्यावस्था ही है, पर ये 2 जगह है। ठीक है ना, और किशोरावस्था 2 जगह है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, यहां पर प्रारंभिक किशोरावस्था भी बाल्यावस्था ही है। प्रारंभिक किशोरावस्था क्या कहलाती है? उत्तर बाल्यावस्था। अब 3 जगह बाल्यावस्था हो गई एक तरह से कहा जाए। पहले में भी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्थात जो पहला ऑप्शन है प्रारंभिक किशोरावस्था, ये क्या कहलाएगी? उत्तर बाल्यावस्था भी यही कहलाएगी। तो यहां पर भी बाल्यावस्था, यहां पर भी बाल्यावस्था बचपन, इसमें बाल्यावस्था नहीं है, और अंत में भी बाल्यावस्था। 3 ऑप्शन बाल्यावस्था की, तो कौन सा उत्तर चुनेंगे? तो ये आपको याद करने वाली बात है। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था को ही प्रारंभिक किशोरावस्था भी कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे क्या पसंद करते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे अपने ही समूह के लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं, और जैसे ही उनकी प्रारंभिक किशोरावस्था खत्म हुई या उत्तर बाल्यावस्था फिनिश हुई, वो विपरीत लिंग वालों लोगों की तरफ
आकर्षित होने लगते हैं। समझ रहे हैं ना, शादी ब्याह गर्लफ्रेंड बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चे के लचीलेपन को, किसी भी परिस्थिति में कैसी भी कंडीशन हो वो एडजस्ट कर लेता है। एडजस्टमेंट टू एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में वो समायोजन होने वाले बच्चे के लचीलेपन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ये क्या कहलाता है? अगर कोई बच्चा कहीं भी एडजस्ट कर लेता तो ये क्या है उसका? दृढ़ता है, दृढ़ता तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, एक ही टाइप का हो जाएगा। वांछनीयता या अक्षमता या ढलनशीलता, नॉर्मली सबको क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया, ढलनशीलता है इसका आंसर। प्लास्टिसिटी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रदत्त होता है? आपको पता है 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100, ऐसे करके मानसिक IQ मापी जाती है। आप ये बुद्धि परीक्षण में ये जरूर देखेंगे तो 170 तो बिल्कुल होती ही नहीं है ना किसी की, 140 बहुत होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रदत्त होता है? प्रतिभाशाली का IQ क्या होता है? तो वो 140, 130 ये रहता है। वैसे इन्होंने 130 या अधिक दिया है तो इसको यही उत्तर रहेगा, बाकी 170 बिल्कुल नहीं। और 70 और 120, 70 तो वो मंद जड़ आदि के लिए हो जाता है, और ये भी सामान्य से अधिक वाले के लिए है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, शास्त्रीय अनुबंध किसने दिया? पहले तो ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। तो शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया अर्थात क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? असुविधाजनक प्रतिक्रिया, प्रबलित प्रतिक्रिया, वातानुकूलित प्रतिक्रिया, तटस्थ प्रतिक्रिया, किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखते हैं? तो इसका उत्तर वैसे तो बड़ा सरल है, पर आप इसको समझने के लिए पहले तो ये जाइएगा क्लासिकल अनुबंधन किसने दिया। तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा, पर इतना बता दीजिए उन्होंने कुत्ते का पर प्रयोग किया और कुत्ते के लिए अनकंडीशनड भोजन दिया है ना, नेचुरल। तो उसने लात टपका के रेस्पॉन्स किया, फिर धीरे धीरे वो अननुबंधित स्टिमुलस या उद्दीपक से अर्थात घंटी को भी बजने पर लात टपकाने लगता है, तो सीखने लगता है। तो इससे कौन सी प्रतिक्रिया वो सीखता है? एक कंडीशन में उसने सीखा, अब एक कंडीशन में उसने नई चीज सीख ली तो ये कंडीशन रेस्पॉन्स कहलाया। ये जब आप पूरा का पूरा इसका पढ़ेंगे ना तो ये स्पष्ट हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न था ये। 26 हो गया वातानुकूलित, परंतु इनको इन्होंने वातानुकूलित प्रतिक्रिया दी है। ये इसको कंडीशन को एयर कंडीशन वाली बात नहीं थी यहाँ पर। यहाँ कंडीशन से मतलब एक परिस्थिति में देना। बिल्कुल अजीबोगरीब हिंदी इन्होंने करी है, ये अनर्थ है हिंदी वालों के लिए। तो किसी बच्चे की बुद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या करना है आपको? किसी बच्चे की बुद्धि और बच्चे की वृद्धि, सॉरी यही तो गड़बड़ हो गया, वृद्धि का और विकास का अध्ययन करना है। वही के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? तुलनात्मक विधि से, विकासात्मक विधि से, सांख्यिकी विधि से, मनोविश्लेषणात्मक विधि से। अब इसका उत्तर मैं बताऊं क्या? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सरल क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा खुद ही। हाँ भाई, आवश्यकताओं का पदानुक्रम। आवश्यकताओं का ध्यान नाम में आते ही, शब्द सुनते ही एक मनोवैज्ञानिक का नाम आपके मस्तिष्क में आएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आवश्यकता की बात मास्लो ने करी, पियाजे ने करी, पावलोव ने करी, फ्राइड ने करी। तो ये स्पष्ट है, आवश्यकताओं का अनुक्रम या आवश्यकता वाला सिद्धांत या पिरामिड वाला सिद्धांत किसने दिया है? पिरामिड वाला सिद्धांत तो ये दिया है मास्लो ने। तो इसका उत्तर एक रहेगा, मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि या ऑपरेशन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि हमें जानकारी को मान्य करने में मदद देती है? फिर से समझेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि, किस तरीके का तरीका किसी भी जानकारी को मान्य करने में, कि ये मान्य है कि अमान्य करें, तो वो जो भी तरीका है, जो भी कार्यविधि है जो जानकारी को मान करने में मदद देती है, वो कौन सी कार्यविधि कहलाती है? इवैल्यूएशन कहलाता है, अपसारी चिंतन कहलाता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है, संज्ञान कहलाता है। तो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन ये तो चिंतन की चीजें हैं,
श्रेष्ठ की ओर चिंतन और बहुत सारी चीज़ों में से अलग अलग टाइप का चिंतन, अभिसारी चिंतन, किसी केवल एक तरीका सोचना, संज्ञान ज्ञान की बात है। यहाँ पूछ रहे हैं कार्यविधि, तो ये कार्यविधि आपके अनुसार मूल्यांकन होगा या आचार या क्या होगा? इसका उत्तर रहेगा मूल्यांकन। किसी व्यक्ति के बारे वस्तु को मान्य करना या उस वस्तु के बारे में सही तथ्यों को समझना, ये किससे होगा? मूल्यांकन से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पारस्परिक सहयोग आप अपनी लाइफ में जाकर देखिएगा तो पारस्परिक सहयोग आपको कहाँ मिलता है? एक समूह में मिलता है, टीम में मिलता है, समाज में मिलता है, कक्षागृह में मिलता है। वैसे देखा जाए तो पारस्परिक सहयोग चारों जगह है ना। आप किसी ग्रुप के हैं तो आप में पारस्परिक सहयोग होता है, बिल्कुल होता है। इसमें अधिक इन्होंने पूछा अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा? ग्रुप में पाया जाएगा, टीम में पाया जाएगा, सोसाइटी में पाया जाएगा, एक क्लास के रूम में पाया जाएगा। तो आप इसका उत्तर, मुझे ये समझना है कि आपने क्या सोचा था, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अपना उत्तर जरूर इस कमेंट बॉक्स में दें। ये इसलिए नहीं कि मुझे कमेंट चाहिए, ये इसलिए कि मुझे आपको समझना है कि आप किस तरीके से सोचते हैं इस बारे में। वैसे इसका उत्तर बड़ा अच्छा है। ग्रुप का मतलब होता है किसी भी प्रकार का हो सकता है, बुजुर्गों का, आप एक बुजुर्ग हैं, एक इंटेलिजेंट है, एक स्त्री है, पुरुष है, दो दुश्मनों का भी ग्रुप हो सकता है। भाई मजबूर कर दिया तो वो सहयोग नहीं करेंगे। टीम का मतलब ये होता है किसी एक कार्य के आधार पर टीम बनाना। जैसे क्रिकेट के प्लेयर्स की ही टीम बनेगी, एक फुटबॉल का, एक हॉकी का और एक क्रिकेट का और एक चेस का, इससे टीम नहीं बनती। टीम बनेगी आपसी समानताओं के आधार पर, और जब समानताएं होंगी तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। समूह भी एक तरह से टीम है, पर समूह में अलग अलग क्वालिटी वाले लोग हो सकते हैं, पर टीम में एक कॉमन क्वालिटी रहेगी, उसके आधार पर टीम बनेगी। समाज में तो पूरी हर चीज, हर तरीके का व्यक्ति आ गया, जरूरी नहीं है समाज के सभी व्यक्ति एक दूसरे का पारस्परिक सहयोग करें। और कक्षागृह में भी एक समाज ही है, सभी प्रकार के बच्चे, जरूरी नहीं वो सहयोग करें। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? अंत में हम गए टीम पर। टीम में पारस्परिक सहयोग अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर रहेगा टीम। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर बने, और अपने दोस्तों में जरूर फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।